नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण और समास। हिंदी व्याकरण में समास जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने समास के दो भेद बता दिए थे, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के अंदर मैंने दो इसके प्रकार बताए थे। तत्पुरुष समास में आपको मैंने बता दिया था, एक कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, और दूसरा बताया था मैंने आपको करण तत्पुरुष समास। आज हम तीसरा लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास के अंदर मैंने बताया था इसमें को का लोप होता है, और करण तत्पुरुष समास में मैंने बताया था से और के द्वारा का लोप होता है। यानी समस्त पद बनाते समय, यानी समास पद बनाते समय को का लोप होगा और करण तत्पुरुष समास में, और करण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा का लोप होगा। अब है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें जो विभक्ति चिन्ह होता है कारक का, वो क्या होता है, के लिए। यानी कोई भी समस्त पद है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं देवालय, देवालय। तो ये देवालय जो बना है ये समस्त पद है। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो देव के लिए आलय, देव के लिए आलय। यहाँ पर ये इसका समास विग्रह हो गया। तो देवालय जो शब्द है वो कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसके अंदर क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास। अगर हम इस समस्त पद का समास विग्रह करें तो देव के लिए आलय, यानी आलय का मतलब स्थान, देव के लिए स्थान। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे कि डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, और स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान घर, तो स्नान के लिए घर। तो इस तरीके से ये होते हैं संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें के लिए का विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अब लेते हैं चौथा तत्पुरुष समास में है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास के अंदर से का ही लोप होता है। अब इसमें देखो, करण तत्पुरुष समास से, और इसमें भी से आता है, से का लोप होता है। लेकिन यहाँ पर जो से है वो अलग होने का भाव है, यानी दो वस्तुएं अलग होती हैं, अलग होने का भाव। इसमें अलग होने का भाव नहीं है, इसमें कोई साधन के द्वारा कार्य किया जाता है, और इसमें दो वस्तुओं को अलग किया जाता है, तो से होता है। और इसमें कोई साधन होता है के द्वारा या से। जैसे मैंने कलम से पत्र लिखा, तो कलम एक साधन हो गया। तो इस तरीके से इस से में और इससे में अंतर होता है, ये से अलग होने का भाव होता है। वो उदाहरण के लिए इसका लेते हैं, जैसे कि देश निकाला, देश निकाला, ये समस्त पद है।
अगर इसका हम समास विग्रह करें और से को लिखें तो देश से निकाला, देश से निकाला, ये हो गया समास विग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी शब्द होते हैं, जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त यानी पाप से छुटकारा मिलना, यानी एक अलग होने का भाव होता है किसी शब्द के अंदर। दो शब्दों के जुड़ने पर एक उनको अलग किया जाए तो वो अलग होने का भाव से के द्वारा होता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी रास्ते से भ्रष्ट, और जलहीन, जल से हीन, धनहीन, धन से हीन। तो इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो अपदान तत्पुरुष समास वाले होते हैं। ठीक है, ये चार बता दिए। अब आगे है इसमें तत्पुरुष समास के अंदर पांचवा, पांचवा जो है आपके संबंध तत्पुरुष समास आता है। कौन सा समास आता है? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। तो इसमें का, की, के आदि का लोप होता है। का, की, के यानी एक संबंध बताया जाता है। यानी जैसे संबंध में जैसे हिमालय, हिम का आलय, हिमालय यानी एक संबंध होता है। और उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे राजकुमारी, राजकुमारी समस्त पद है। अब इसको राजा की कुमारी, राजा की कुमारी, तो यहां पर जो की है इसमें लोप हो गया है, तो ये हो गया समास विग्रह। यानी इसमें जो संबंध होता है, जैसे राजा की कुमारी या राजकुमार, राजा का कुमार, और भी हैं जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, पवन पुत्र, पवन का पुत्र। तो इस तरीके से ये संबंध होते हैं, तो उनको संबंध तत्पुरुष समास में गिना जाता है। जैसे ऐसे जिसमें का, की, के का लोप होता है। अब छठा लेते हैं अपन लास्ट इसमें तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में किसका लोप होता है? में पर का, में और पर। इसमें में पर यानी जैसे कि उदाहरण लेते हैं, आनंद मग्न, आनंद से मग्न, आनंद मग्न लिखते हैं ना, शब्द आता है आनंद मग्न, आनंद मग्न, आनंद से मग्न, तो ये समस्त पद है, ये समास विग्रह हो गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, शरणागत, शरण में आगत। ठीक है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। और आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप बीती, आप पर बीती। तो इस तरीके से इसमें में और पर का लोप होता है, तब तो ये समस्त पद बनता है। और में पर जब लिखा जाता है आनंद में मग्न, ठीक है, तो में पर का जब लोप हो जाता है तो ये इस प्रकार से शब्द बनते हैं जो समस्त पद कहलाते हैं। और में जब समास विग्रह किया जाता है तो में और पर को इसमें दोनों शब्दों को अलग किया जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपके तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तो 2 समास हो गए अपने, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। अब आगे चलते हैं। समास में तीसरा प्रकार है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, कर्म, कर्म यानी कोई भी कार्य करना, कर्म करना। तो इसमें इसकी सबसे पहले तीसरा ये कर्मधारय समास है। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसमें क्या होता है कि इसमें बाद का पद है प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य का संबंध। ठीक है, दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जैसे कि चरण कमल, चरण कमल, ये है आपके पास शब्द चरण कमल। तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, उपमा दी जाती है इसमें। उपमा, उपमेय और उपमान का संबंध विशेषण और विशेष्य के तौर पर होता है। तो चरण कमल, चरण कमल यानी कमल के समान है चरण या कमल के समान चरण। तो उपमा दी गई है, यानी आपके जो चरण, चरण यानी पैर होते हैं, पैर कैसे हैं? कमल के समान कोमल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विशेषता बताई जाती है। विशेषण शब्द होता है और विशेष्य शब्द होता है। तो ये है विशेष्य शब्द, ये विशेषण शब्द और ये विशेष्य। यानी विशेषण और विशेष्य में अंतर क्या है? विशेषण यानी जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। तो चरण, चरण क्या है? विशेषण शब्द है। और विशेष्य शब्द क्या है? कमल, कमल के समान है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मुख यानी चेहरा। तो चेहरा ये क्या है? चंद्र के समान मुख, यानी जो चेहरा है वो कैसा है? चंद्र, चंद्रमा के समान है। तो उपमा दी गई है चेहरे की, किसके समान? चंद्रमा के समान। तो ये है कर्मधारय समास। कर्म के आधार पर जो उपमा दी जाती है, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उसको उपमा या विशेषता उसकी दी जाती है, तो वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे प्रधान, ये प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में क्या होगा? प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, प्रधान यानी मुख्य होता है, प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री। नील कमल, नीले हैं जो कमल। तो इस तरीके से ये तो हो गए समास विग्रह और ये हो गए समस्त पद। तो इस तरीके से ये कर्मधारय समास होते हैं। क्रम के आधार पर जो उपमा दी जाती है, ऐसे शब्द होते हैं, तो वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। अब है चौथा, चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक।
पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, यानी एक ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में बोध होता है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे नवरत्न। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह है नवरत्न। यहाँ पर जो शब्द है पहला, इसमें जो जुड़ा हुआ पहला शब्द है वो क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। और पीछे रत्न है जो वस्तु है, तो वस्तु की संख्या बता रहा है। तो दोनों आपस में जुड़े तो ये क्या बना? समस्त पद बन गया। और इसका समास विग्रह करेंगे तो ये 9 रत्नों का समूह, यानी एक समूह का बोध होता है इसके अंदर। 9 रत्नों का समूह, ये समास विग्रह हो गया। तो इस तरीके से जो है द्विगु समास वाले शब्द होते हैं जिसमें संख्या दी जाती है, जैसे सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, चौराहा, 4 रहाओं का या 4 रास्तों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह, त्रिफला, त्रिफला 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। तो इस तरीके से जो संख्या दी जाती है आगे, पहला पद संख्यावाचक होता है, इसमें भी संख्यावाचक त्रि यानी 3 होता है। सप्तऋषि में 7, ठीक है, पंचवटी में 5, पंचानन 5 आननों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। इस तरीके से ये आगे की जो पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है इसके अंदर, और इसको कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, अब आता है आपके 5वां, जिसको कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, इसमें 5वां है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और बीच में लगा देते हैं पुण्य, पाप और पुण्य। ऐसे ही दिन रात, दिन रात, दिन और रात, ठीक है। तो इस तरीके से जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद प्रधान दूसरा भी प्रधान, इसमें भी बराबर के मतलब दोनों बराबर के होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता, माता पिता लिखते हैं माता पिता, माता और पिता। तो जहां ये जो बीच में जो डैश लगा हुआ है इसको कहते हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह से ये जुड़े हुए रहते हैं, तो इनको तो कहेंगे समस्त पद और इनको कहेंगे योजक चिन्ह को हटाकर और लिख देते हैं, तो इसमें ये हो जाता है समास विग्रह, ठीक है। तो ये होते हैं द्वंद्व समास। तो ये पहचान है जैसे जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दिन रात, पाप पुण्य, माता पिता, यानी दोनों भाई बहन, ये भी हो सकता है सुख दुख। तो ये ऐसे शब्द सब द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब है छठा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि
इसमें भी दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं। और दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, दोनों पद मिलकर कोई किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं, तीसरे का अर्थ बताते हैं। दोनों पद गौण होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं, तो वह होते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब इसमें उदाहरण लेते हैं, जैसे पीतांबर। पीतांबर में देखो दो शब्द जुड़े हुए हैं, पीत प्लस अंबर, तब बना है पीतांबर। तो पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है यहाँ वस्त्र। ठीक है, तो पीले हैं जिसके वस्त्र, ये हो गया पीले हैं जिसके वस्त्र, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अर्थात विष्णु या श्री कृष्ण, ठीक है, यानी पीले हैं जिसके वस्त्र विष्णु हो सकते हैं या श्री कृष्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा अर्थ। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नीलकंठ। अब इसमें देखो कंठ, नील यानी नीला, कंठ यानी गर्दन। तो नीली है जिसके कंठ, नीले हैं जिसके कंठ, नीले हैं जिसके कंठ अर्थात शिव। तीसरा अर्थ क्या निकलता है, शिव, यानी शिव जी के जो गर्दन है वो नीली है। तो नीले हैं जिसके कंठ, मोर भी हो सकता है, नीले हैं जिसके कंठ अर्थात मोर। और ऐसे ही त्रिलोचन, 3 आंखें हैं जिसके अर्थात शिव। ठीक है, 10 आनन, 10 हैं जिसके आनन यानी सिर, आनन यानी सिर, 10 हैं जिसके सिर अर्थात रावण। यानी तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। जिस शब्द से तीसरा अर्थ निकलता है, दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ निकालते हैं, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार से ये आपके 6 समास हैं, इनको आप किताब में भी व्याकरण में दिए हुए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और बोर्ड परीक्षा में ये जरूर आते हैं, नीटा क्वेश्चन में भी आते हैं और छोटे क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो कोई भी शब्द दे देंगे, उसमें लिखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा समास है। तो वो आपको, जब आपको ये ध्यान रहेगा, आप जब इसको पढ़ लेंगे समास को, तब आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये आपका समास टॉपिक जो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।